राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तृणमूल कांग्रेस टीएमसी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। हुगली जिले के सिंगूर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल अब टीएमसी के 15 साल के महाजंगल राज को विदा करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता बदलाव चाहती है और टीएमसी के कुशासन से त्रस्त हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि टीएमसी राज्य के युवाओं, महिलाओं, किसानों और मछुआरों की दुश्मन बन चुकी है और केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू नहीं होने दे रही। उन्होंने कहा कि केवल भाजपा ही पश्चिम बंगाल में विकास को गति दे सकती है। पीएम मोदी ने दावा किया कि बंगाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा और दुर्गा पूजा को यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत का दर्जा भाजपा सरकार के प्रयासों से मिला। उन्होंने जनता से राज्य के हित में भाजपा को समर्थन देने की अपील की। साथियों, सिंगूर का ये जन सैलाब, आप सभी का ये जोश, ये उत्साह पश्चिम बंगाल की नई कहानी बता रहा है। सभी एक ही भाव से, एक ही आस लेकर के आए हैं कि हमें असली परिवर्तन चाहिए। साथियों, मैं आज ऐसे समय में सिंगूर आया हूं जब देश ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया है। संसद में भी विशेष चर्चा करके वंदे मातरम का गौरव गान किया है। पूरी संसद ने, पूरे देश ने ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को श्रद्धा भाव से नमन किया। हुगली और वंदे मातरम का रिश्ता तो और भी विशेष है। कहते हैं यहीं पर ऋषि बंकिम जी ने वंदे मातरम को उसका पूर्ण स्वरूप दिया। साथियों, बंगाल की धरती ने देश की विरासत, देश की आजादी के लिए जो दिशा दी, जो नेतृत्व दिया, बीजेपी उस प्रेरणा को राष्ट्र के कोने कोने तक ले जा रही है। साथियों, बंगाल से टीएमसी के महाजंगल राज का जाना और बीजेपी के सुशासन का आना, ये बहुत जरूरी है। इसके लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बताए रास्ते पर चलना होगा। उन्होंने नारी शक्ति और युवा शक्ति को परिवर्तन का माध्यम बनाया था। अब बंगाल की बहनों बेटियों को, यहां के नौजवानों को अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। इसलिए आपको आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट देना है। भाजपा को
आपका एक वोट पक्का करेगा कि बंगाल में फिर से संदेश खाली जैसी घटना न हो। भाजपा को आपका एक वोट इस बात को पक्का करेगा कि फिर से बंगाल में हजारों शिक्षक अपनी नौकरी नहीं खोए। साथियों, टीएमसी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। साथियों, आपको एक और बात याद रखनी है। बंगाल में उद्योग तभी लगेंगे, निवेश तभी आएगा जब यहां कानून व्यवस्था बेहतर होगी, और ये भी मोदी की गारंटी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी समृद्धि यात्रा के दौरान शिवहर जिले के किसान मैदान में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में जनता को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि समृद्धि यात्रा का उद्देश्य गांव-गांव जाकर विकास कार्यों की समीक्षा करना और आम लोगों की समस्याओं को सीधे सुनकर उनका समाधान सुनिश्चित करना है। नीतीश कुमार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, जल जीवन हरियाली और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार ने बीते वर्षों में हर क्षेत्र में संतुलित विकास किया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन संवाद में सामने आई समस्याओं का समयबद्ध समाधान किया जाए। मुख्यमंत्री ने किसानों, युवाओं और महिलाओं से संवाद कर उनकी अपेक्षाओं को जाना। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जन संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। ये आयोजन सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आप सभी जो आज उपस्थित हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, सबका मैं अभिनंदन करता हूं। बहुत खुशी की बात है कि आप बड़ी भारी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम तो आपके शिवहर के बारे में कुछ बात रखने के लिए आए हैं। और एक बात तो जान लीजिए ना कि हम लोगों का तो जो कुछ भी था, आखिर शुरू में हम लोगों का शुरू हुआ 24 नवंबर 2005 को, और तब से लगातार काम चलता रहा। अभी अब 5वां भी अभी सब शुरू हुआ, तो सब तरह से हो रहा है। तो इसलिए जो बात आप जानते हैं कि हम लोगों का जो काम हुआ, अब उसके पहले जो लोगों का था, उन लोगों का तो बहुत बुरा हाल था। और उन लोगों को तो खूब राम किए, अपने हट गए थे 7 मिनट में, तो अपना पत्नी को बनवा दिया था। लेकिन पूरे बिहार में कोई काम हुआ था? अब बहुत बुरा हाल था। और उसके बाद से जब हम लोगों को समय हुआ तो सबके लिए हम लोगों ने काम करना शुरू किया। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। अब कोई हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं होता था। अब उसमें तो आप जानते हैं कि मुस्लिम वालों के लिए तो कुछ नहीं किया था, बहुत मुश्किल था। उन लोगों का तो जो अपना था, जहाँ पर अंतिम संस्कार करता था, तो उसमें भी बड़ा दिक्कत थी। तो इसलिए हम लोग जैसे ही आए तो 2006 से ही पूरा का पूरा कब्रिस्तान की घेराबंदी हम लोगों ने शुरू किया। सब काम हो गया। तो पहले लगभग 8000 कब्रिस्तानों की घेराबंदी की गई है। बाद में कुछ और कब्रिस्तानों की चिन्हित किया गया है, इसमें घेराबंदी की जा रही है। सब कुछ हो गया। और उसके बाद हिंदुओं का भी जो था पहले, तो इधर उधर जो करता था, तो हम लोगों ने तो 2016 में ही 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की। अब सब कुछ ठीक है। तो सब तरह से तो चारों तरफ हम लोगों ने काम किया। सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। शुरू से ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया है। राज्य में बड़े पैमाने पर सड़कों, पुल, पुलियों का निर्माण कराया गया है। और आप जान लीजिए, शुरू से ही सब काम किया। फिर 25 में हम लोगों ने 7 निश्चय 2 किया था, उसका काम किया। और फिर 2025 में 7 निश्चय 2 का। तो ये सब काम हुआ। 7 निश्चय के तहत हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय,
और टोलों को पक्की सड़क से जोड़ने का काम पूरा हो गया, पहले ही किया था। और उसमें एक बात और हुआ था कि जो आप जानते हैं कि हर घर बिजली उसमें पहुंचा दिया गया। पहले उसका हालत नहीं था, शहर में होता था थोड़ा सा, अब बाकी कहीं कुछ नहीं होता था। तो हम लोगों ने उसके बाद से ही करना शुरू किया, तो हम लोग को तो 2018 में सारा काम हो गया, हर घर बिजली पहुंचा दी गई। सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई। अब तो और हम लोगों ने कर दिया है कि उसको मुफ्त में अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। और उसका 7 निश्चय 2 में हुआ था 2020 में। सभी योजनाओं पर काफ़ी काम किया, काफ़ी काम हुआ, और जो भी काम बचे हैं उन्हें शीघ्र, अभी जो थोड़ा है तो पूरा का पूरा हो ही रहा, हो जाएगा। और 7 निश्चय 2 के तहत युवाओं के लिए जो शुरू में हम लोगों ने तय किया था 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार, तो उसके लिए शुरू किया तो 10 लाख नौकरी तो हो ही गया, लेकिन 10 लाख रोजगार और कर दिया, दोनों को मिला करके 50 हो गया। अब अगली बार हम लोगों ने तय कर दिया है अगले बार के लिए, अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार, तो इसमें नौकरी का भी काफ़ी अच्छा काम होगा। तो सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफ़ी काम किया है। सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और ये सब जो विधवा महिलाओं को मिलने के लिए पेंशन की राशि तो अभी 400 रुपया तक हो गया था, अभी हम लोगों ने कराया था, लेकिन अब इस साल, पिछले साल तो हम इसको और बढ़ा दिए, अब उनके लिए कर दिया 1100 रुपये कर दिया। अब इसमें 1 करोड़ माने 14 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। और शिवहर जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे। और फिर तीसरे में डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के शेष 203 गांवों में दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 53 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। और चौथा है, सभी 5 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय तथा डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं और नीतिगत पहलों की जानकारी दी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार का फोकस किसानों, युवाओं और ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण पर है। उन्होंने बताया कि कृषि, रोजगार और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं का लाभ सीधे आम नागरिकों तक पहुंचाया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही सरकार की प्राथमिकता है और इसी उद्देश्य से तकनीक के माध्यम से योजनाओं की निगरानी की जा रही है। उन्होंने राज्यों के साथ समन्वय और जनभागीदारी को विकास का आधार बताया। शिवराज सिंह चौहान ने ये भी कहा कि आने वाले समय में नीतिगत सुधारों से देश की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण ढांचे को और मजबूती मिलेगी। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने सोशल मीडिया में ये चिट्ठी डाली है। इसमें सिग्नेचर हैं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी के। ये पूरा झूठ का, फरेब का प्रमाण है कांग्रेस के। उन्होंने जो भ्रमित करने का प्रयास किया है, कहा जा रहा है मनरेगा की आत्मा नष्ट कर दी, हमने अधिकार दिया था। मैं आज आरोप लगा रहा हूं, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आपने अधिकार दिया था लेकिन केवल कागजी अधिकार। क्या था बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान मनरेगा में? कहते थे अधिकार दिया है, लेकिन डिस एंटाइटलमेंट क्लॉज डालकर ये हुआ तो नहीं, ये हुआ तो नहीं, ये हुआ तो नहीं। मजदूर ने काम मांगा, लेकिन अगर उसने
आके कहा नहीं तो नहीं मिलेगा, ये क्लास क्यों डाला था। आज मुझे कहते हुए संतोष है कि हमने उस क्लास को हटा दिया है। इस क्लास के रहते किसी को बेरोजगारी भत्ता मिला क्या? हाँ, एक बात जरूर उन्होंने सच कही। उन्होंने कहा कि मनरेगा से 10 करोड़ संपत्तियां बनी, उनमें से 8.5 करोड़ हमने बनाई, मोदी जी के नेतृत्व में बनी। अगर बनी तो बेहतर उपयोग करने की कोशिश हुई। मोदी जी तब थे जब कोविड में, मोदी जी जब प्रधानमंत्री तब भी थे, अब भी हैं। कोविड में 1,11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च की गई। मनरेगा को बेहतर उपयोग करने के प्रयास हुए, लेकिन इसमें जो कमियां थी और बेहतर उपयोग करने का प्रयास हुए, इसके प्रमाण ही है कि हमने लगभग 9 लाख करोड़ रुपया खर्च किए। कांग्रेस ने लगभग कांग्रेस और यूपीए की सरकार ने 2 लाख करोड़ के आसपास खर्च किए थे। लेकिन बावजूद इसके जब लगा कि अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पा रही, तब विकसित भारत के लिए विकसित गांव बने। इसलिए ये जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी योजना आई। 100 दिन के बजाय 125 दिन के काम की गारंटी अगर दी है तो विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत दी गई है। और केवल काम का अधिकार नहीं दिया है, 15 दिन के अंदर बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। उसका कागजी नहीं, पुख्ता इंतजाम किया। डिसएंटाइटलमेंट के क्लास को ही हटा दिया हमने। आपने कागज पर अधिकार दिया था, हमने जमीन पर उसको मजबूत करने का काम किया है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का भव्य शुभारंभ गरिमामय वातावरण में किया गया। इस राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और विधान परिषदों के पीठासीन अधिकारी तथा वरिष्ठ संसदीय अधिकारी शामिल हुए। सम्मेलन का उद्देश्य संसदीय लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाना, सदनों के संचालन को प्रभावी करना और विधायी प्रक्रियाओं में सुधार पर विचार विमर्श करना है। उद्घाटन सत्र में वक्ताओं ने कहा कि पीठासीन अधिकारियों की भूमिका लोकतांत्रिक व्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे सदन की मर्यादा, निष्पक्षता और अनुशासन सुनिश्चित करते हैं। यह मेरे लिए अत्यंत हर्ष और आत्मिक संतोष का विषय है कि अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों सम्मेलन देश की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और लोकतांत्रिक चेतना से ओतप्रोत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित हो रही है। यह सम्मेलन भारतीय संसदीय परंपराओं की शुद्धता, मर्यादा और निरंतरता का जीवंत उत्सव है। लखनऊ जहाँ की फिजाओं में तहजीब की खुशबू है, जहाँ इतिहास पन्ने संस्कृति संवाद करते हैं, आज लोकतंत्र के मंथन का साक्षी बन रहा है। यही धरती है जिसने संवाद, समन्वय और सहमति की परंपरा को सदैव संजोया है। ऐसे पावन परिवेश में यह सम्मेलन संसदीय आचरण की गरिमा को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प सिद्ध करता है। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा प्रदेश और बड़े से बड़े देश की आबादी जो उतना बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, जो आजादी के आंदोलन के प्रथम नायक के रूप में विराट, यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा भी है, सांस्कृतिक चेतना भी है और यहाँ से नई राजनीतिक ऊर्जा भी मिलती है। और इसी पीठासीन अधिकारी के सम्मेलन में
हम सब अलग अलग राज्यों के विधानमंडल के संरक्षक हैं, जिनकी जिम्मेदारी है विधानमंडलों की विशेषणत्व की, गरिमा की, प्रभावशालीता की। इसलिए सम्मेलन जिस धरती पर हो रहा है, हम नई ऊर्जा लेकर जाएं, आने वाले समय में हमारे लोकतांत्रिक संस्थाओं के भविष्य, उनकी प्रतिष्ठा मर्यादा बढ़े, इसके लिए हम 2 दिन तक यहां पर चर्चा करेंगे। 2015 में इसी विधानसभा में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में जो चर्चा हुई थी, संवाद हुई थी कि राज्य की विधानसभाओं में प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए, उनको पेपरलेस विधानसभा बनाया जाए, विधानसभा की कार्रवाइयां, लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्रवाई जनता की पहुंच तक पहुंचे और लोगों का विश्वास, भरोसा लोकतांत्रिक संस्थाओं की ओर बढ़े। आज हम 2026 में जब यहां पर बैठे हैं, जब देश की सभी राज्य की विधानमंडल पेपरलेस हो चुके हैं, सभी विधानमंडलों की कार्रवाई की सीधा प्रसारण होता है और नए इनोवेशन के साथ विधानसभाओं की प्रभावी कार्रवाई जनता तक पहुंचे, इसके लिए सभी राज्य विधानसभाओं ने अपनी विधानसभाओं को डिजिटलीकरण भी कर दिया है। लेकिन हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं और ये चुनौतियां हमें मिलकर समाधान करनी पड़ेगी। हम किस तरीके से राज्य की विधानसभाओं को जनता की विशेषता, प्रामाणिकता बनाएं, ये सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी विधानमंडल के अध्यक्षों की भी है और हमारे जनप्रतिनिधियों की भी है। हम अलग अलग राजनीतिक दल से जीत कर आते हैं, अलग अलग हमारी विचारधारा है, लेकिन जब चुनकर आते हैं तो जनता की अपेक्षा होती है कि हम सदन में उनकी अपेक्षाएं, उनकी आकांक्षाएं, उनकी चुनौतियां, कठिनाइयां सदन में रखें। वडोदरा में आज आम आदमी पार्टी के बूथ वॉलंटियर्स की क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बूथ स्तर के कार्यकर्ता ही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है और चुनावी सफलता की नींव वहीं से रखी जाती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर लोगों से संवाद करने, पार्टी की नीतियों और कामों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी ईमानदार राजनीति और जनहित के मुद्दों के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली पानी जैसे बुनियादी मुद्दों पर पार्टी की उपलब्धियों का जिक्र किया। सम्मेलन में आगामी चुनावों की रणनीति, संगठन विस्तार और बूथ मैनेजमेंट पर भी चर्चा हुई। बड़ी संख्या में बूथ वॉलंटियर्स की मौजूदगी ने सम्मेलन को ऊर्जा से भर दिया। आज पूर्वी जोन के बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए आए हुए मेरे सभी साथियों, मंच पे बैठे हुए गुजरात प्रदेश के प्रभारी गोपाल राय जी,
प्रदेश अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी जी, हमारे एमएलएज गोपाल इटालिया जी, चैतर वसावा जी, हेमंत भाई और अन्य सभी नेतागण जो मंच पे बैठे हुए हैं, और पांचों लोकसभाओं से आए हुए मेरे सभी बूथ कार्यकर्ता, तालुका प्रभारी, सह प्रभारी, जिला स्तर के सभी प्रभारी, सह प्रभारी कार्यकर्ता, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। इतनी बड़ी संख्या के अंदर आज इतने सारे कार्यकर्ता यहाँ पे आए हुए, कोई रैली नहीं है, ये कार्यकर्ता सम्मेलन है, और वो भी पूरे गुजरात का नहीं है। पूरे गुजरात में 7 जोन है, उसमें से एक जोन की 5 लोकसभा के बूथ कार्यकर्ता यहाँ पे आए हुए हैं, और जितनी नजर दूर दूर तक जा रही है, इतने लोग, इतना बड़ा संगठन मैं समझता हूं बीजेपी के पास भी नहीं है, जितना धीरे धीरे आम आदमी पार्टी के संगठन का विस्तार होता जा रहा है। आज हमारे परवीन राम और राजू करपड़ा और कई और दूसरे नेता पिछले 3 महीने से जेल के अंदर हैं। 3 महीने से इन्होंने हरदड़ के अंदर जो किसान आंदोलन हुआ, वहां से 85 किसान परिवारों को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया गुजरात सरकार ने। 85 किसानों को, गरीब किसानों को। उनका कसूर था कि वो किसानों की करदा प्रथा के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, किसानों का हक मांग रहे थे, किसानों के लिए न्याय मांग रहे थे, और शांतिपूर्ण आंदोलन था। 85 किसानों के परिवारों, किसानों को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। हमारे परवीन राम और राजू करपड़ा जो नेता हैं, वो भी 3 महीने से जेल के अंदर हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे खूबसूरत बात यह है, मैं इनके परिवारों से मिला। जो 85 किसानों को इन्होंने गिरफ्तार किया, उनके परिवारों से मैं खुद जाके मिला। उनके परिवारों ने मेरे को कहा, अरविंद जी चिंता मत करो, 2 महीने तो क्या, 3 महीने तो क्या, गुजरात के लिए, गुजरात के लोगों के लिए, गुजरात की तरक्की के लिए, किसानों के लिए 3 साल भी अगर जेल में रहना पड़े तो हम जेल के लिए, हमारे बच्चे रहने के लिए तैयार हैं। एक टाइम ऐसा था जब गुजरात देश का सबसे अमीर देश माना जाता था। गुजरात के लोग समृद्ध थे, गुजरात के लोग खुशहाल थे। आज किसानों को खाद नहीं मिलती, किसानों को बीज नहीं मिलता, किसानों का बीज खा गए, आपका सिंचाई का पानी पी गए, किसानों का एमएसपी, उनके पूरी फसलों के दाम नहीं मिलते। सरकारी स्कूलों का बुरा हाल कर दिया इन्होंने जानबूझ के। एक आम आदमी अगर अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, उसे अपने बच्चे को प्राइवेट में भेजना पड़ता है। सरकारी अस्पताल में चले जाओ, दवाइयां नहीं मिलती, टेस्ट नहीं होते, डॉक्टर नहीं मिलता, टूटे पड़े हैं सारे सरकारी अस्पताल। आज हमारे बच्चे पढ़ लिख के घर बेरोजगार बैठे हैं। ये लड़ाई सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये गुजरात के सम्मान की लड़ाई है, गुजरातियों के सम्मान की लड़ाई है, आपके सम्मान की लड़ाई है। आज आदिवासी इलाके, यहां पे बहुत सारे लोग आज आदिवासी इलाकों से आए हुए हैं। सबसे ज्यादा गरीबी और सबसे ज्यादा पिछड़े आदिवासी इलाके हैं। कभी सोचा क्यों है? हर साल संविधान के तहत आदिवासी इलाकों के लिए अरबों खरबों रुपया आता है, अरबों खरबों रुपया आता है। इतना रुपया आता है कि अगर वो ईमानदारी से खर्च हो जाए, आपके बच्चों के लिए शानदार स्कूल बन जाएंगे, आपके परिवार के लिए शानदार अस्पताल बन जाएंगे, सड़कें बन जाएगी, सिंचाई के लिए पानी आ जाएगा, बिजली मिल जाएगी, फ्री बिजली मिल जाएगी, सब कुछ हो सकता है। लेकिन ये पैसा आप तक पहुंचता नहीं है। कहां जाता है ये पैसा? आज पूरा गुजरात खड़ा हो रहा है बीजेपी के खिलाफ। जहां आम आदमी पार्टी की सभाएं हो रही हैं, हमारे नेता जहां जा रहे हैं, कहीं भी पूरे गुजरात के अंदर, इस कोने से लेकर उस उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, कहीं भी गुजरात के अंदर सभाओं में इतनी जनता आ रही है, इतनी जनता आ रही है आम आदमी पार्टी की सभाओं में। इस बार जनता बदलाव चाहती है, इस बार बदलाव आएगा। 2027 के चुनाव में आप देख लेना, मैं यहां कह के जा रहा हूं, बीजेपी जाएगी, गुजरात के लोगों की सत्ता आएगी। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम